प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुप्त साम्राज्य के विषय पर चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ऐसा लगता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक अभिलेख मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए हैं। यहीं से गुप्त शासक कार्य संचालन करते रहे और अनेक दिशाओं में आगे बढ़ते गए। गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य मध्य गंगा मैदान, प्रयाग, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और इसके पूर्व इलाहाबाद के नाम से, साकेत, जिसे कि हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, और मगध पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में। गुप्त राजवंशों का इतिहास साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रमाणों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के विवरण से भी गुप्त राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम है, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण द्वारा प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में आर्य, मंजू, श्री, मूल, कल्प महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके अतिरिक्त वसुबंधु चरित तथा चंद्र गर्भ परिप्रेक्ष्य से गुप्त वंशीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में हरिवंश और कुवलयमाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्मृतियों में नारद, पराशर और बृहस्पति स्मृतियों से गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्त नरेश, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य साहित्यिक स्रोतों में अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, हर्षचरित, वात्स्यायनन के कामसूत्र आदि से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख सर्वाधिक प्रमुख है, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, उसके दिग्विजय तथा व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। अन्य अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि से प्राप्त
गुहा लेख, कुमार गुप्त का विलसई स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है। विदेशी यात्रियों के विवरण में फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, उसने मध्य देश के जनता का वर्णन किया है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसने बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, शकादित्य तथा बालदित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। उसके विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विहार की स्थापना की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गुप्त शासकों के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा, घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त सिंहासन पर बैठा। कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। आगे है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त घटोत्कच गुप्त का पुत्र था, जिसने घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। महाराजाधिराज एक उपाधि थी जो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। संभवतः यह उपाधि उसके महान कार्यों के कारण ही उसे दी गई होगी। गुप्त वंश का महान प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। आगे हम देखते हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पश्चात 350 ईसा पूर्व के आसपास उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में स्थित पूर्वी मालवा तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। इलाहाबाद शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक महान कवि और संगीतकार था। समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसे विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना गया है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। इसे शक विजेता के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्षों तक राज्य किया। विक्रमादित्य के शासनकाल को
भारतीय कला व साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। साथ ही यह भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय के तलहटी इलाकों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तटों तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैनी अर्थात उज्जैन थी। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था, जिसे दरबार में सम्मिलित 9 रत्नों में प्रधान माना जाता था, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी शामिल थे, जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है। अन्य 7 रत्न अमर सिंह, शंकु, छपनक, बेताल भट्ट, वरह मिहिर, घटकरपर और वररुचि थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। चांदी के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिन्हें रूपक या रप्य कहा जाता था। महरौली स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। अब हम आगे देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति राज्य को सुव्यवस्था और सुशासन से चलाया था और अपने पिता के दिए साम्राज्य को ज्यों का त्यों ही बनाए रखा था। आगे हम देखेंगे स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र स्कंदगुप्त राजसिंहासन पर विराजमान हुआ। उसे काफ़ी लोक हितकारी सम्राट माना गया है। उसे क्रमादित्य और विक्रमादित्य आदि उपाधियां प्राप्त थी। स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण से भी देश को बचाया था। स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना न बढ़ा सका जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, जिस कारण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। तो इस तरह से आज हमने गुप्त साम्राज्य की चर्चा की। अगले भाग में हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।